सबसे पहले आप सबको राधे राधे। आज हम फंडामेंटल राइट के रिवीजन का पार्ट 2 करने वाले हैं। आज हम आर्टिकल नंबर 19 से लेके 23 तक देखेंगे। पिछले क्लास का पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में आता है और हमने इसे यूएसए से लिया है और इसकी जो मांग थी वो कब हुई थी? कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसका जो प्रारूप था वो हमारे नेहरू जी ने तैयार किया था। और हमारे पास स्टार्टिंग में कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7। और अब कितने हैं? 6। एक फंडामेंटल राइट को 44th अमेंडमेंट के तहत हटा दिया गया था। और कहां रख दिया गया था? मौलिक अधिकार से कहां रख दिया गया था? कानूनी अधिकार में। और 300 आर्टिकल नंबर 300 ए में। उसके बाद आगे पढ़ा था हमने आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है कि स्टेट कोई ऐसा विधि या कानून नहीं बनाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट को क्या करे? नुकसान पहुंचाए या फंडामेंटल राइट के विरोध में हो। आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा कानून स्टेट नहीं बनाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट का क्या कर रहे होंगे? विरोध कर रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 14 जो आता है वो क्या करता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सब क्या होंगे? समान होंगे। उसके बाद आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है कि भेदभाव हम करने नहीं देंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आर्टिकल नंबर 17 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 17 छुआछूत को खत्म करता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 18 क्या है? आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत करता है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। चलिए, तो हमने पिछले क्लास में जो किया था। और हाँ, एक चीज है कि फंडामेंटल राइट हमारे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर कहां तक आते हैं? 35 तक। चलिए, तो यहां तक हमने देख लिया। पिछले क्लास में हमने इतना पढ़ा था, उसका एक बार रिवीजन कर लिए हैं। तब अब आगे चलता है। तो चलिए हम आर्टिकल नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 19 हमारा 19 से लेके 22 हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आता है स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए, तो आर्टिकल नंबर 19 हमें 5 तरीके की आजादी देता है। सबसे पहला आजादी है राइट टू स्पीच, मतलब बोलने की आजादी। अब बोलने की आजादी मतलब ये नहीं कि हम किसी को राह चलते के हुए गाली दे दी या कुछ बक दिए। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 19 हमको क्या देता है? बोलने की आजादी देता है। और हाँ, प्रेस की जो आजादी है वो भी आर्टिकल नंबर 19 ए हमको देता है। आर्टिकल नंबर 19 ए प्रेस को भी आजादी देता है बोलने की, है ना? हालांकि वो खुल के बोलता नहीं है। चलिए, आर्टिकल नंबर 19 बी हमको क्या कहता है कि हम इकट्ठे हो सकते हैं। हम बिना हथियार के कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं। हमको आर्टिकल नंबर 19 बी क्या देता है? इकट्ठे होने की आजादी देता है। थर्ड है हमारा आर्टिकल नंबर 19 सी, जो हमको समूह बनाने की आजादी देता है। हम समूह बना सकते हैं। आर्टिकल नंबर 19 सी हमको वो आजादी देता है। चलिए, आर्टिकल नंबर 19 डी क्या कहता है कि आर्टिकल नंबर 19 कहता है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं। हम कहीं भी क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। हम देश भर में कहीं भी हमको टूरिज्म करने का, मूवमेंट करने का अधिकार देता है आर्टिकल नंबर 19 डी।
चलिए उसके बाद आर्टिकल नंबर 19 क्या देता है, जो हम अगर कहीं घूम रहे हैं, हमको कहीं मन हो गया कि वहां पे हम रह जाए। अब रह जाएंगे मतलब क्या होगा कि हमको पैसा चाहिए, और पैसे अगर हमको पैसा चाहिए तो कुछ काम करना पड़ेगा, या तो हम व्यापार करना पड़ेगा। तो हमको व्यापार करने की आजादी कौन देता है, 19 का ई। 19 का ई हमको आजादी देता है किस चीज की, तो व्यापार करने की। चलिए एक बार फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल 19 कितने टाइप का आजादी देता है, 5 टाइप का आजादी देता है। सबसे पहला टाइप है बोलने की आजादी, राइट टू स्पीच। और सेकेंड हमारा क्या आजादी देता है, आर्टिकल नंबर 19 भी असेंबल होने की, हम कहीं भी बिना हथियार के असेंबल हो सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर सी क्या देता है हमको, हम कहीं भी अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। और आर्टिकल नंबर डी का क्या मतलब है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं। अगर हम कहीं घूमेंगे, हमको मन हुआ वहां पे रहने का, तो हमको वहां पे अगर व्यापार करना है तो ये कौन आजादी देता है, आर्टिकल नंबर 19 ई। चलिए तो आर्टिकल नंबर 19 देख लिए, उसमें 5 अधिकार हैं वो देख लिए। उसके बाद आर्टिकल नंबर 20, अब इसमें से पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि एक फूलन कुमार है और वो किसी के घर में जाके चोरी कर लिया, अब उसका जो केस था वो 5 साल चला और 5 साल में एक ऐसा कानून बन गया कि जो चोरी करेगा उसका हाथ पैर काट दिया जाएगा। अब फूलन कुमार को क्या हो गया कि पता चला कि उसके घर में तो मिला एक बक्सा खाली सा, उसमें भी 20 रुपया था। अब उसको हाथ पैर देना पड़ेगा 5 साल बाद। तो ऐसा कानून ऐसा नहीं बोलता है, कानून ऐसा नहीं बोलता है कि जिस वक्त जैसे कि आज वो चोरी किया है तो आज जो चोरी की सजा होगी वो उसको मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं कि 5 साल बाद उसको हाथ पैर काटने वाला सजा आया तो उसको दे दिया गया, ऐसा नहीं होगा। तो उसी को हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। उसके बाद हमारा है कि दूसरा है डबल जेओपार्डी। अब ये डबल जेओपार्डी क्या होता है, तो डबल जेओपार्डी का मतलब होता है कि एक चीज की एक सजा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अब आपने क्या किया कि एक पिंटू है, अब वो क्या किया, अपने पापा के जेब से पैसा निकालते हुए पकड़ा गया। अब उसके जो पापा हैं दे रहे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब उसकी मम्मी आई, वो भी दे देना, ले बेलना, ले चोकला, है ना, कि पकड़ के उसको पूरा मरम्मत चुरा ले। पता चला कि वो 10 रुपया चुराने गया था, उसको 10 लाख प्लस लग गया। अब उधर से बड़ा भैया है, वो भी उसको कूट दिए। अब उधर से दीदी है, वो भी पकड़ के झोटा इधर इधर कर रही है ना। तो पता चला कि इसको सजा पे सजा मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज की कानून में ऐसा है कि एक बार जो अगर मर्डर किया है तो मर्डर की सजा एक बार ही मिलेगी, चोरी किया है तो चोरी का भी एक बार ही सजा मिलेगा, अब दोबारा करेगा तो दोबारा सजा मिलेगा, लेकिन एक चीज की एक क्राइम की एक सजा। चलिए थर्ड है हमारा राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, है ना, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब इसका मतलब क्या होता है कि आप खुद के विरोध में गवाह नहीं दे सकते। कि आप चाहते हैं कि फांसी पर चढ़ना, मिलोड हमको फांसी पर चढ़ा दो, है ना, कि ऐसा आप नहीं कर सकते। आप खुद के खिलाफ क्या नहीं दे सकते, गवाही नहीं दे सकते। चलिए तो आज हमें कुछ काम आ गया है, तो आज का वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू। राधे राधे।